आज हम सी लैंग्वेज के कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली सी के प्रोग्राम में यूज करते रहते हैं। तो वो फंक्शन कौन से हमारे पास? कॉमनली यूज सी प्रीडिफाइंड फंक्शन। यहाँ पर वन बाय वन करके हम कई सारे फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास स्लीप फंक्शन, दूसरे नंबर पे फिर हम स्लीप फंक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पहले वाला स्लीप है उसमें सब कुछ स्मॉल लेटर में है और दूसरे वाले स्लीप में जो एस है वो कैसा है, यहाँ पर कैपिटल है। उसके बाद हम एसक्यूआरटी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। एसक्यूआरटी फंक्शन के बाद में पाव फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर फ्लोर फंक्शन को देखने वाले हैं। फिर सेल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सेल फंक्शन के बाद में एबीएस फंक्शन होगा हमारे पास। एबीएस के बाद में एफएबीएस फंक्शन होगा। उसके बाद हम सिस्टम फंक्शन को देखेंगे। सिस्टम फंक्शन के बाद में रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए हम रैंड फंक्शन को देखेंगे। और आखिरी में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एग्जिट फंक्शन को। हाँ, एबीएस और एफएबीएस के अलावा यहाँ पर एक फंक्शन और होता है हमारे पास एलएबीएस, हम उसको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन है सी के अंदर जिनको फ्रिक्वेंटली क्या किया जाता है, जब भी हम सी की कोडिंग करते हैं तो जब जब हमें रिक्वायरमेंट होती है हम इन फंक्शंस को क्या करते हैं, डिस्कस यूज करते रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, मैं एक बार इनका ये बताता हूँ कौन सा फंक्शन की प्रोटोटाइप कौन सी हेडर फाइल में बैठा है। जो आपका स्लेव फंक्शन होता है वो आपको मिलेगा dos.h नाम की हेडर फाइल में। जो आपका स्लेव फंक्शन है वो मिलेगा windows.h में। ये जो सब कुछ स्मॉल लेटर वाला स्लिप है ये 16 बिट कंपाइलर के लिए यूज में लिया जाता है, और जो स्लिप जिसका एस कैपिटल है वो 32 बिट कंपाइलर के लिए यूज किया जाएगा। और ये 16 बिट कंपाइलर में जैसे कि आपका टर्बो हो गया और ये आपका जीसीसी कंपाइलर हो गया। उसके बाद एसक्यूआरटी, पाव, फ्लोर और सेल फंक्शन, इन चारों का जो प्रोटोटाइप होता है, ठीक है, वो आपकी math.h नाम की हेडर फाइल में अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपका एबीएस फंक्शन आपको मिलेगा std lib.h नाम की हेडर फाइल में। आपका एफएबीएस मिलेगा आपको math.h नाम की हेडर फाइल में। सिस्टम, रैंड एंड एग्जिट, ये तीनों फंक्शन आपको मिलेंगे std lib.h नाम की हेडर फाइल में, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। बाकी मैथ का कोई फुल फॉर्म होता नहीं है। जो आपका डोस होता है इसको आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो। तो वन बाय वन करके इन फंक्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन का यूज कब किया जाएगा? तो द स्लीप फंक्शन इज यूज फॉर पॉज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को क्या करना चाहते हो, थोड़ी देर के लिए पॉज करवाना चाहते हो, तब आप किसका यूज करोगे? स्लीप फंक्शन का यूज करोगे। अगर आप इसको 16 बिट कंपाइलर में यूज कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको कौन सी वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी? dos.h। और उस केस में आप इसको कैसे यूज करोगे? स्लीप, और स्लीप फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है और वो होगा आपका इंट टाइप की वैल्यू, जिसको आप बोलते हो सेकंड्स। और अगर इसी काम को आपको 32 बिट कंपाइलर में करना है तो 32 बिट कंपाइलर में करने के लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी windows.h, और वहां पर आपको लिखना पड़ेगा स्लीप, एस कैपिटल है, और यहां पर इंट टाइप की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास की जाएगी और वो होगा आपका मिली सेकेंड्स। ठीक है, जब आप 16 बिट में लिखते हो तो जो इंट टाइप की वैल्यू आप एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हो वो नंबर ऑफ सेकंड्स होती है, जबकि 32 बिट कंपाइलर में जो आप इंट टाइप की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हो वो आपकी मिली सेकेंड्स होती है। और हमें पता है कि जो आपका 1000 मिली सेकेंड होता है वो किसके बराबर होता है? 1 सेकेंड के बराबर होगा। तो क्या काम होगा इसका? जैसे कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको ये
आप ये चाह रहे हो कि हमारे प्रोग्राम को हम 5 सेकंड के लिए क्या कर दें, रोक दें, तो उस केस में ये फंक्शन बहुत ही यूजफुल होता है। नॉर्मली तो इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर आप गेमिंग या एनिमेशन वाला काम सी के थ्रू कर रहे हो तो उस केस में आपको कई बार इस स्लीप फंक्शन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को नंबर ऑफ सेकंड के लिए क्या करवाना चाहते हो, पॉज करवाना चाहते हो। जैसे आपने ऐसे लिखा कुछ, ये मैन फंक्शन है आपका, और मैन फंक्शन में आपने लिखा है printf एंड हेलो। ठीक है, आप ये मान के चलेंगे कि हमने सारी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। फिर आपने लिखा स्लीप, और स्लीप के बाद में आपने लिखा 5 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, और फिर आपने लिखा printf एंड वेलकम। फिर आपने लिखा स्लीप 2, और फिर आपने लिखा printf लास्ट लाइन अगेन स्लीप 3। तो होगा क्या यहां से, जैसे आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होने के बाद आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन 5 सेकंड के लिए रुक जाएगी। उसके बाद वेलकम प्रिंट होगा। वेलकम प्रिंट होने के बाद आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन 2 सेकंड के लिए रुक जाएगी। उसके बाद आपका लास्ट लाइन प्रिंट होगा। लास्ट लाइन प्रिंट होने के बाद आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन 3 सेकंड के लिए रुक जाएगी। और जैसे आपके 3 सेकंड खत्म होंगे, उसके बाद मैन फंक्शन का एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसी काम को 32 बिट कंपाइलर में लिखना चाह रहे हो तो फिर आप कैसे लिखोगे, स्लिप एस कैपिटल है, और 5 सेकंड के लिए आप क्या कर दीजिए यहाँ पर 5000, क्योंकि 1000 मिली सेकंड किसके बराबर होता है, 1 सेकंड के बराबर। तो 5 सेकंड के लिए आपको 5000 मिली सेकंड। अगर यहाँ पर लिखोगे तो आप लिखोगे स्लिप एंड 2000 मिली सेकंड, और यहां पर अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे स्लिप एंड 3000 मिली सेकंड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लीप फंक्शन का यूज कर सकते हो। जो अगला फंक्शन आता है हमारे पास, वो आता है एसक्यूआरटी फंक्शन। ठीक है, जो आपका एसक्यूआरटी फंक्शन है, इसका क्या काम होता है, यूज फॉर फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। किसी भी गिवन नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करोगे। मैथमेटिकली हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। जैसे हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। तो इस तरीके से आपको मान के चलो कि आपको 38.86 का स्क्वायर रूट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 38.86 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आप किसको यूज करोगे, एसक्यूआरटी फंक्शन को यूज करोगे। 38.86 एज एन आर्गुमेंट पास करोगे, और बदले में आपको वो क्या दे देगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दे देगा। तो जो एसक्यूआरटी फंक्शन होता है, उसका जो सिंटेक्स होता है या उसका जो डिक्लेरेशन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। इसका रिटर्न टाइप डबल होता है, फंक्शन का नाम एसक्यूआरटी, और ये एक डबल टाइप की वैल्यू ही एज एन आर्गुमेंट लेता है, डबल एक्स। कुछ भी आप वेरिएबल का नाम मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो एसक्यूआरटी फंक्शन एक डबल टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट लेगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा, और वापस से डबल टाइप की वैल्यू ही वो एज एन रिजल्ट रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा एसक्यूआरटी 38.86, तो इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा। तो आप चाहो तो इसका सीधा सीधा क्या करवा सकते हो, उसे प्रिंट करवा सकते हो। तो आपने लिखा प्रिंट एफ, अब क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप एलएफ यूज कर लीजिए, और यहां पर आप लिख लीजिए एसक्यूआरटी एंड लेट्स से 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, और चूंकि ये डबल टाइप में प्रिंट होगा तो यहां से रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा 5.6 टाइम 0। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो, प्रिंट एफ परसेंटेज कैपिटल एल एफ एंड एसक्यूआरटी लेट्स से 37.28, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा आपका वो 6 पॉइंट समथिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आप नेगेटिव नंबर यहां पर पास करते हो
if number is negative then डोमेन एरर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास, डोमेन एरर आ जाएगी, या आप यूं कहो कि उसका जो बिहेवियर हो जाएगा वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप किसी भी गिवन नेगेटिव नंबर का एसक्यूआरटी फंक्शन से स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट नहीं करवा सकते। एसक्यूआरटी फंक्शन के बाद में हमारा जो फंक्शन आता है वो पाव फंक्शन आता है। क्या काम होगा पाव फंक्शन का? दिस फंक्शन इज यूज फॉर कैलकुलेट x raised to power y। दैट मीन्स x raised to power y का मतलब क्या हुआ, x की पावर y। अगर आपको ये ऐसा कुछ फंक्शनलिटी चाहिए तब आप किसका यूज करोगे, पाव फंक्शन का यूज करोगे। और पाव फंक्शन को आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं, पहला बेस और दूसरा होता है इसका पावर। तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, दो आर्ग्यूमेंट लेगा। पहले वाली वैल्यू भी ये डबल टाइप की लेता है, ठीक है, जैसे x, और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर डबल टाइप की ही देखने की मिलेगी आपको y। तो यहाँ पर जो x है, इस x का मतलब होता है बेस, और जो y है इस y का मतलब होता है पावर। और ये कैसे कैलकुलेट करेगा, आपको x रेस टू पावर y कैलकुलेट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसा लिखा है, printf परसेंटेज LF एंड पाव 2,4। अब ये वैल्यू भले डबल टाइप की लेता है, लेकिन आप इस तरीके से वैल्यू पास कर सकते हो। होगा क्या, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के चलते ये वैल्यू 2.00 बन जाएगी और ये वाली वैल्यू 4.00 बन जाएगी। तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा आपको, 2 रेज़ टू पावर 4, और 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 16। तो ये कुछ इस टाइप से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने लिखा प्रिंट एफ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस स्टेटमेंट में तो बहुत कंफर्टेबल होंगे। देखो यहाँ पर आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा, तो जैसे कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा हुआ मिलता है तो कॉमा के बाद जाएगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। अब यहां से कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ वेरिएबल लिखो, कांस्टेंट लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, फंक्शन कॉल लिखो, कुछ भी लिखो, यहां से जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस एलएफ की जगह क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह प्रिंट हो जाएगा। तो आपने लिखा परसेंट LF एंड पाव 2 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब हुआ 2 रेज़ टू पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आ जाएगा 1.000। अगर ये दोनों 0 हो तो आपने कहा प्रिंट है परसेंटेज LF एंड पाव 0 तो उस केस में 0 की पावर 0, यहां से भी जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको 1.00 ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप पाव फंक्शन का यूज कर सकते हो। वही इसका भी जो प्रोटोटाइप है वो कहाँ देखने को मिलेगा, आपको math.h नाम की हेडर फाइल में देखने को मिलेगा। जो आपका SQRT था उसका भी प्रोटोटाइप कहाँ बैठा, आपका math.h नाम की हेडर फाइल में बैठा है। अब हम बात करते हैं, दो और फंक्शन है हमारे पास math.h से, एक आपका फ्लोर फंक्शन और दूसरा है आपका सेल फंक्शन। एक आपका फ्लोर फंक्शन और दूसरा आपका सेल फंक्शन। अब फ्लोर और सेल जो दो नाम है, इन नाम से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, जब भी आप छत का पंखा खरीदने जाते हो तो आप क्या कहते हो दुकान वाले को जाके कि भैया सीलिंग फैन दिखा दो, यही तो कहते हो। तो जो सीलिंग फैन होता है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो छत वाला पंखा है। और फ्लोर का जब भी आप मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब होता है कि जो आपका फर्श है उसको आप क्या बोलते हो, फ्लोर बोलते हो। तो सेल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, या सील का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, छत, और फ्लोर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्श। मतलब जब भी आप सेल की बात करोगे तो इसका मतलब है कि आप हायर वैल्यू की बात कर रहे हो, और जब भी आप फ्लोर की बात करोगे इसका मतलब है कि आप लोअर वैल्यू की बात कर रहे हो। तो क्या मतलब होता है फ्लोर फंक्शन का, तो दिस फंक्शन राउंड डाउन द वैल्यू, वैल्यू टू द नियरेस्ट इंटीजर।
अभी एग्जाम्पल से बात को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। और जो आपका सील फंक्शन है ये क्या करेगा, दिस फंक्शन राउंड अप, वो राउंड डाउन करेगा, ये राउंड अप टू द वैल्यू नियरेस्ट द इंटीजर। राउंड अप द वैल्यू टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, क्या मतलब है इनका, तो देखो वही दोनों फंक्शन कौन से हेडर फाइल में बैठे हैं आपके, तो आपका जवाब होगा कि दोनों math.h में बैठे। कैसे यूज करोगे, वही सिंटैक्स, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, हमेशा डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, और एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट भी कैसे होता है आपका, डबल ही होता है। तो फ्लोर और डबल टाइप की वैल्यू ही वो एज एन आर्ग्यूमेंट लेंगे, और सेम काम सील के साथ में होगा। डबल टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा, एंड एक डबल टाइप की वैल्यू ये एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। अब मान के चलो मैं सीधा एग्जांपल लिखता हूं, जैसे आपने लिखा फ्लोर, और यहां पर आपने वैल्यू लिखी है 8.7। क्या वैल्यू लिखी है आपने, 8.7। तो इसका काम क्या है, जो भी आपका नंबर है उसको राउंड डाउन करेगा नियरेस्ट इंटीजर में। तो आप मुझे ये बताओ कि 8.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 8.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि 8.7 से जस्ट छोटा इंटीजर तो 8 ही तो है। तो यहां से जो इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, वो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा 8.000। यहां से जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8.000, क्योंकि 8.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, तो आप कहोगे 8 सबसे इससे जस्ट छोटा इंटीजर है। अब अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो, सील एंड 8.7, तो ये क्या करता है, राउंड अप करता है नंबर को नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर में। तो 8.7 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, ठीक है, तो आप कहोगे कि 8.7 के बाद तो जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा आता है, 9 आता है। तो यहां से जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या देखने को मिलेगा आपको, 9। और चूंकि ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये हो जाएगा आपका 9.00। इस तरीके से ये हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जहां से बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने लिखा मैन फंक्शन लिया, और मैन फंक्शन के बाद में हम लिखते हैं printf %lf एंड फ्लोर 2.3। printf %lf एंड फ्लोर 8.000। लिखा printf %lf फ्लोर -2.3। printf %lf seal and 9.002। printf %lf seal and 6.00। लिखा printf %lf seal -6.289। और हमने पूछा कि बताओ इसका आउटपुट क्या देखने को मिलेगा। तो देखो फ्लोर फंक्शन का अभी अभी हम मतलब समझ के आए हैं कि फ्लोर फंक्शन राउंड डाउन करता है नियरेस्ट इंटीजर में, और सील फंक्शन आपका क्या करता है, राउंड अप करता है नियरेस्ट इंटीजर में। तो 2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि साहब 2.3 से तो जस्ट छोटा इंटीजर 2 ही तो है, तो यहां से आ जाएगा 2.5।
और उसके बाद 6 बार यहाँ से 0 आ जाएगी। उसके बाद आपने लिखा है 8.00000, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 8.000 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा 8 ही है। 8 से जस्ट छोटा इंटीजर या बराबर इंटीजर कौन सा? आपका 8 ही तो है। तो यहां से रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर आपने लिखा फ्लोर -2.3। अब -2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? -3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं, जो बड़े नंबर होते हैं, जैसे संख्या में बड़े नंबर है -3, वो हमेशा क्या होंगे? यहाँ पर छोटे नंबर होंगे। तो -2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा -3, जस्ट छोटा इंटीजर है। उसके बाद 9.002 सील, इस 9.002 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है या बराबर इंटीजर कौन सा है? ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो 9 के बराबर तो है नहीं, 9 से ज्यादा वैल्यू है। तो अगर आप सील फंक्शन का यूज करोगे तो यहां से वैल्यू देखने को मिलेगी आपको 10.000। उसके बाद आपने लिखा 6.000, तो 6.00 से जस्ट बड़ा या बराबर इंटीजर कौन सा है? तो आप बोलोगे 6.000। उसके बाद आपने लिखा -6.289, -6.289 से जस्ट बड़ा या बराबर इंटीजर कौन सा है? तो आप बोलोगे -6.289 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा? आपका -5, -5 ठीक है, क्योंकि -6 से आपका -5 बड़ा होता है। तो अगर बड़े की बात करेंगे तो -6 से बड़ा कौन हो जाएगा? आपका -5। और अगर हम छोटे की बात करेंगे तो -6 से छोटा कौन होता है? आपका -7, -6 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगला जो फंक्शन है हमारे पास, उसकी हम बात करते हैं, और वो है हमारे पास एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन का काम क्या होता है? कौन सी हेडर फाइल में बैठा है ये? stdlib.h नाम की हेडर फाइल में। The ABS function is used for find absolute value। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है? इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब आप सिंपल सा यू समझ लीजिए कि पॉजिटिव वैल्यू। सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि ये क्या फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है? पॉजिटिव वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाएगा। अगर आपने एबीएस फंक्शन को कोई नेगेटिव वैल्यू दी है तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने इसको ऑलरेडी कोई पॉजिटिव वैल्यू दी है तो ये उस केस में किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं करेगा। जैसे आपने लिखा यहां से ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, जो आपका एबीएस फंक्शन होता है उसका सिंटैक्स ध्यान में रखना आप। इसका रिटर्न टाइप इंट होता है और ये इंट टाइप की वैल्यू ही एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। इस बारीकी को आप ध्यान में रखना। और अगर आपने लिखा printf %d एंड abs -5, फिर आपने लिखा printf %d एंड abs 8, तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे 5। और 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे 8। तो अगर आपने वैल्यू नेगेटिव दी है तो वो पॉजिटिव आपको दे देगा, और अगर आपने पॉजिटिव दी है तो उस केस में उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं कौन सा हमारे पास। पावर फंक्शन हो गया, फ्लोर हो गया, सेल हो गया, एबीएस हो गया। हाँ, इससे मिलता जुलता एक है आपका एफएबीएस। तो ये किसके लिए काम में लिया जा रहा है? आपका इंटीजर के लिए काम में लिया जा रहा है। अगर आपको फ्लोट के साथ में काम करवाना है तो फ्लोट के साथ में काम करवाने के लिए, या मैं यूं कहूं कि रियल नंबर के साथ में काम करवाने के लिए, और रियल नंबर, इसकी जगह आप किसको यूज करोगे? एफएबीएस को। इसको यूज करोगे आप एफएबीएस को। और ध्यान रखना एफएबीएस फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है वो होता है आपका math.h नाम की हेडर फाइल में अवेलेबल होता है। तो जैसे आपने लिखा यहां से printf %f एंड fabs -7.5, क्या लिखा आपने? -7.5। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 7.5 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स जो आगे पॉइंट के बाद में
6 डिजिट आपको आउटपुट में देखने को मिलेगी। लेकिन ठीक है, पॉइंट के बाद 6 वैल्यू तो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यही वाला काम रियल नंबर के लिए आपने एफएबीएस को यूज किया, इंटीजर के लिए आपने एबीएस को यूज किया, तो अगर आपका नंबर लॉन्ग इंट है, ठीक है, तो लॉन्ग इंट के लिए भी यहां पर काम में लिया जाता है LABS। वो किसके लिए काम में लिया जाएगा? यहां पर लॉन्ग इंटीजर के लिए काम में लिया जाएगा। अगला जो फंक्शन आएगा हमारे पास वो सिस्टम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज सिस्टम फंक्शन। और सिस्टम फंक्शन का काम क्या होता है? दिस फंक्शन इज यूज फॉर एग्जीक्यूट या रन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स, भगवान मालिक। ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को क्या करना चाह रहे हो, यहां पर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, तब आप किसका यूज करते हो? यहां पर सिस्टम फंक्शन का आप यूज करोगे। अब सिस्टम फंक्शन जो है उसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये क्या करता है? एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का जो नाम है वो है आपका सिस्टम, और सिस्टम फंक्शन कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग, कैरेक्टर एरे एज एन आर्गुमेंट लेगा, और वो हमेशा कैसे होगा? कांस्टेंट कैर पॉइंटर, और यहां पर आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे कि आपने लिखा कमांड। तो इस तरीके से क्या होता है? इसका प्रोटोटाइप होता है। अब जो अगर सब कुछ ठीक रहता है, ऑन सक्सेसफुल रिटर्न नॉन जीरो, अगर सब कुछ ठीक रहता है, रायता सही से फैलता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? हमेशा कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर कुछ भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ आती है, ठीक है, किसी भी कमांड को ये प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करवा पाता है, उस केस में ये क्या करेगा? आपका इस नॉन जीरो वैल्यू के अलावा रिटर्न कर देगा। दैट मीन्स जीरो ये यहां पर क्या कर देगा? रिटर्न करके दे देगा। अब आपने देखा होगा कि जो आपका CLR SCR फंक्शन होता है, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। तो CLR SCR फंक्शन का काम क्या होता है? स्क्रीन को क्लियर करवाने का, ठीक है। जो भी हमारी कंसोल विंडो पे पुराने वाला जो आउटपुट होता है, ओल्ड आउटपुट जो होता है, उसको क्या करना? क्लियर करना, और हमारे कर्सर को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या करना? सेट करवाने का काम किसका होता है? CLR SCR फंक्शन का। लेकिन जो आपका CLR SCR फंक्शन है, ये केवल कहां काम करता है? आपका 16 बिट कंपाइलर में ही काम करता है। मतलब कैसा है? ये एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है। कैसा है? ये एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है। और नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं वो आपके कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं, या आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपको 32 बिट कंपाइलर में ये वाली फंक्शनलिटी चाहिए, 32 बिट कंपाइलर में आपको ये वाली फंक्शनलिटी चाहिए, मतलब आप कंसोल विंडो को या जो भी आपकी आउटपुट विंडो है, आउटपुट विंडो को आप इरेज करवा के कर्सर को टॉप पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हो, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप डोस या विंडोज की बात कर रहे हो, तो उस केस में आपको यह करने के लिए डोस की CLS कमांड को क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। और अगर आप लिनक्स या यूनिक्स सिस्टम को काम में ले रहे हो, तो वहां पर आपको क्लियर कमांड को क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमांड्स होती है, इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप किसका यूज करते हो? सिस्टम फंक्शन का यूज करते हो। किसका यूज करोगे आप? सिस्टम फंक्शन का यूज करोगे, जो कौन सी हेडर फाइल में बैठा है? stdlib.h नाम की हेडर फाइल में बैठा है। और सिस्टम फंक्शन को एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, और वो आर्ग्यूमेंट होता है डोस की कमांड। तो जैसे आपने लिखा यहाँ पर CLS, तो ये क्या कर देगा? जो भी कंसोल पे पुराने वाला आउटपुट है उसको इरेज कर देगा। लेकिन ये कहां पर? विंडोज में, विंडोज या डोस में। अगर आपको इसी काम को कहां करवाना है? लिनक्स या यूनिक्स पे, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा क्लियर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी और भी कमांड होती है। जैसे आपने लिखा सिस्टम और
पॉज कमांड आपने लिखी, तो पॉज कमांड क्या कर देगी, आपकी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसको रोक देगी। कब तक? जब तक आपको की प्रेस नहीं करोगे तब तक। तो पॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन until a key is pressed। ठीक है, जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को क्या करवा दिया जाएगा, पॉज करवा दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आप डायरेक्टरी को शो करवाना चाहते हो, डायरेक्टरी के कंटेंट को, तो उस केस में आप कौन सी वाली कमांड को यूज करोगे, dir कमांड को आप क्या करोगे, यूज करोगे। तो ये काम होता है आपका किसका, सिस्टम फंक्शन का, जिसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को क्या करवाना, एग्जीक्यूट करवाना। आगे हम बात करेंगे, हमारा रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए RAND फंक्शन होता है। तो दिस फंक्शन is used for generate random number between 0 to rand max। ठीक है, रैंड फंक्शन क्या करेगा, एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करके दे देगा, किसके बीच में, 0 से लेके रैंड मैक्स के बीच में। और जो ये रैंड मैक्स है ये क्या है आपका, इट इज मैक्रो, ठीक है, डिफाइंड इन stdlib.h नाम की हेडर फाइल में ये डिफाइन है। और ये सिस्टम टू सिस्टम क्या होता है, चेंज होता रहता है। हर एक सिस्टम में इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो चेंजेस होती रहती है। लेकिन मुद्दा ये है कि जो आपका रैंड फंक्शन होता है वो 0 से लेके रैंड मैक्स के बीच में क्या कर देगा, रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। जैसे आपने लिखा printf %d और यहां पर आपने लिखा rand, इस तरीके से आपने इसको लिखा। तो 0 और रैंड मैक्स के बीच में कोई भी क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और इस %d की जगह क्या करवा देगा, वो प्रिंट करवा देगा। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज करोगे, जैसे आपको जो रैंडम नंबर है, आप जो भी रैंडम नंबर चाहते हो, सपोज करो वो रैंडम नंबर आप 0 से लेके 9 के बीच में चाहते हो। कहां से लेके कहां के बीच में चाहते हो, 0 से लेके 9 के बीच में चाहते हो। तो करना क्या आपको, कि जो भी आपका रैंड रिटर्न करके दे उसको मोड कर देना, किससे, 10 से। जब आप इसको 10 से मोड करोगे तो ऑफकोर्स 100% इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बीच में आएगा, 0 से लेके 9 के बीच में ही तो आएगा। अरे भाई अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो शेषफल जो आने की संभावना है वो 0 से 9 के बीच में ही तो है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो printf %d एंड rand mod 10। तो यहां से जो आपका आउटपुट देखने को मिलेगा वो आउटपुट हमेशा आपको 0 से लेके 9 के बीच में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको 0 से लेके 100 के बीच में चाहिए तो आप क्या कर देना, इसको मोड कर देना, किससे, 100 से। तो इस केस में जो आपका आउटपुट देखने को मिलेगा वो हमें से 0 से लेके 99 के बीच में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसका यूज करते हो, रैंड फंक्शन का यूज करते हो। और ये भी किस में अवेलेबल होता है, इसका भी प्रोटोटाइप stdlib.h नाम की हेडर फाइल में अवेलेबल होता है। एक फंक्शन और बच रहा होगा, ठीक है, हमारा एग्जिट फंक्शन। यस, एग्जिट फंक्शन और बच रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। Now, exit function, and this function is used for terminate the program execution. Terminate the program execution. ठीक है, और इसका जो प्रोटोटाइप अवेलेबल होता है वो stdlib.h नाम की हेडर फाइल में होता है। और साथ में process.h में भी इसका प्रोटोटाइप आपको मिल जाएगा। process.h में भी इसका प्रोटोटाइप आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन रिकमेंडेशन हमेशा ये किया जाता है कि आप कौन सी वाली हेडर फाइल
के थ्रू इसको यूज करें, stdlib.h नाम के हेडर फाइल के थ्रू इसको यूज करें। और इसका जो सिंटैक्स होता है यूज करने का वो कुछ ऐसा होता है, ये किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। और एग्जिट फंक्शन को हम एक इंट टाइप की वैल्यू एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं। एग्जिट फंक्शन को एक इंट टाइप की वैल्यू हम एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं और जिसको आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, स्टेटस। अब स्टेटस में अगर आपने 0 पास किया है तो इसका मतलब होता है नॉर्मल टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या समझा जाएगा, नॉर्मल टर्मिनेशन। और अगर आपने कोई भी नॉन जीरो वैल्यू पास की है तो इसका मतलब समझा जाएगा एबनॉर्मल टर्मिनेशन, एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब समझा कैसे जाए, उसे नॉर्मल टर्मिनेशन समझा जाए, एबनॉर्मल टर्मिनेशन समझा जाए, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे एग्जिट फंक्शन एनकाउंटर होगा इमीडिएटली आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जिट फंक्शन के नीचे लिखी हुई लाइनें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ऐसी कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है, कि जैसे मान के चलो कि आप किसी प्रोग्राम को कितनी बार चलाना चाहते हो ये आप पहले से तय नहीं कर पा रहे हो। डेटा स्ट्रक्चर जैसे प्रोग्राम जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, लूप को इनफाइनाइट बनाना होता है। हमें थोड़ी पता है कि सपोज करो हम स्टैक को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब स्टैक को जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें थोड़ी पता है कि यूजर उस स्टैक को कितनी बार रन करके देखेगा। तो हमने क्या दे दिया, उसको ऑप्शन दे दिए कि भैया 1 प्रेस करोगे तो हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, 2 प्रेस करोगे तो हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, 3 प्रेस करोगे तो हम स्टैक को ट्रैवर्स करवा देंगे, और 4 प्रेस करोगे तो हम आप प्रोग्राम को क्या करवा देंगे, एग्जिट करवा देंगे। तो जब तक आप 4 प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका जो कोड है वो क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में जहां पर हमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग करनी होती है वहां पर हमें एग्जिट की भी क्या देनी पड़ती है, चॉइस देनी पड़ती है। तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, एग्जिट फंक्शन का यूज करते हैं। स्टेटस में रिकमेंड ये किया जाता है कि आमतौर पे हमें स्टेटस क्या पास करना चाहिए, 0 पास करना चाहिए। मतलब जब भी आप इसको यूज करो तो यूज करते टाइम पे इस तरीके से यूज करो, एग्जिट और 0। इसका मतलब है कि प्रोग्राम का टर्मिनेशन तो हुआ है, लेकिन टर्मिनेशन कैसा हुआ आपका, आपके प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है। अब जैसे मैं कोड लिख देता हूं, आपने कुछ ऐसा लिखा होगा, लेट्स से मैन एंड printf हेलो एग्जिट printf वेलकम printf लास्ट लाइन, ऐसा आपने लिखा होगा। तो जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले printf में हेलो है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। हेलो प्रिंट होने के बाद कर्सर आपका अगली लाइन के बिगनिंग में आएगा और उसके जस्ट बाद दूसरा स्टेटमेंट, कौन सा वाला फंक्शन एनकाउंटर हुआ, एग्जिट फंक्शन एनकाउंटर हुआ। और जैसे एग्जिट फंक्शन एनकाउंटर होगा उसी टाइम पे इस प्रोग्राम को क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा और एग्जिट के नीचे लिखी हुई लाइनें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। दैट मीन्स दीज स्टेटमेंट आर नेवर एग्जीक्यूटेड, ये वाली लाइनें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक चीज और ध्यान रखना कि जब एग्जिट फंक्शन एनकाउंटर होता है तो ऑफकोर्स ये प्रोग्राम को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। लेकिन ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने से पहले जितना भी रायता फैला हुआ होता है उस रायते को समेटने की कोशिश करता है। कि हो सकता है आप किसी फाइल के साथ में मैनिपुलेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि फाइल पॉइंटर को आपने ओपन कर रखा हो या आपका प्रोग्राम और किसी रिसोर्सेज को क्या कर रखा हो, ऑक्यूपाई कर रखा हो। तो ये सारा का सारा क्या करता है, जितना होता है उस पूरे के पूरे सिस्टम को क्लीन अप करने की कोशिश करता है और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन थे जिनको हम फ्रिक्वेंटली आगे जब सी का प्रोग्राम लिखेंगे या हम डेटा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर इन फंक्शंस को हम फ्रिक्वेंटली क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आप अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। अगली क्लास में हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा मेन जो फंडामेंटल वाला पोर्शन था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हमारे पास सेपरेट चैप्टर रहेंगे। जैसे सबसे पहले हम ऑपरेटर को पढ़ेंगे, ऑपरेटर को डिस्कस करने के बाद में हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, ऑपरेटर को पढ़ने के बाद में हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एरे, फंक्शन, पॉइंटर, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और सबसे आखिरी में हो जाएगा हमारा फाइल हैंडलिंग। धन्यवाद।